भट्टी साहब, आपकी क्या राय है? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बस रात से पहले जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैडम शेख, जहाँ तक मैं समझाऊँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये जो है ये इतवार से या जो छठा दौर है उससे पहले हमले की कोई बात नहीं ऐसी। ठीक है, तैयारियाँ हो रही होंगी, लेकिन पहले ये मुज़ाकरात का जो छठा दौर है ये होगा और उसके बाद आगे होगा इसको देखकर। बाकी जहाँ तक मैडम शेख इस बात का तल्लुक है, फैसल वड़ाई साहब की बातों में वज़न है गो के, और मेरी तो दुआ है कि ऐसा ना हो। लेकिन ये ठीक बात है कि लीबिया, शाम, इराक सब कीमत भुगत चुके जोरी सलाहियत हासिल करने की ख्वाहिश की, और ये इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इसराइल को इस खित्ते में कोई इस्लामी जोहरी या इस्लामी एटमी कुव्वत जो उसके इर्द गिर्द हो वो काबिल कबूल नहीं है। और ज़ाहिर है तो जिसने भी इस तरह की कोशिश की उसने संगीन नताइज भुगते। दूसरा, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, इसराइल ये तो हैं ही इस हक़ में कि ईरान के पास जोहरी सलाहियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ईरान के इर्द गिर्द उसके अरब ममालिक हैं ये भी नहीं चाहते कि ईरान के पास कोई जोहरी सलाहियत हो या ईरान एटमी कुव्वत बने। तो लिहाजा सारों का इस बात पे इत्तफाक है कि ईरान को जोहरी सलाहियत हासिल इसके पास नहीं होनी चाहिए और इसको हासिल नहीं करनी चाहिए। एक ये भी बड़ा अलार्मिंग है। तीसरा, मामला सिर्फ गो के यूरेनियम का ही है, जोहरी सलाहियत का ही है, लेकिन इससे आगे भी चीज़ है कि अगर जोहरी सलाहियत रखता है ईरान, इस तरफ जाता है, तो फिर तो ज़ाहिर है हमला होगा, फिर तो सारी चीज़ें इसको बाज रखने के लिए होगी। और ट्रंप साहब जैसे मज़हर साहब कह रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में अमन का कर रहे हैं और अमन के दाई बने हुए हैं और अमन की बात कर रहे हैं, तो वो फिर इस तरह करेंगे कि मैंने दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया है, मैंने एक इंतहा पसंदों के हाथों जो एटमी कुव्वत है उससे लोगों को बचाया, पूरे खित्ते को बचाया है, और मैंने एक बड़ा अहम काम किया है और बड़ा कमाल का काम किया है। तो फिर वो इस तरफ चले जाएंगे। और अगर जोहरी सलाहियत नहीं रखता ईरान, तो फिर ईरान क्या होगा? फिर इसराइल के लिए ईरान बन जाएगा फ़लस्तीन, शाम, इराक, उर्दन, यानी एक तर्न वाला। और फिर यहाँ बात रुकेगी नहीं, फिर अगला मरहला होगा ईरान से इस्लाम पसंदों का ख़ात्मा और सो कॉल्ड मगरबी जमहूरियत लाना, और ईरान को इस काबिल कर देना कि वो ना खड़ा हो सके और ना बिल्कुल लेटा हुआ हो, बस बिल्कुल जिस तरह इराक है, जिस तरह शाम है, जिस तरह उर्दन है, जिस तरह लीबिया है, इसी तरह का ईरान फिर एक बना के इसराइल के सामने रखा जाएगा। तो मामला इस वक्त मेरे ख्याल से गो के पहले इनडायरेक्ट या छोटे मोटे हमले ईरान इसराइल पे कर चुका, इसराइल ईरान पे कर चुका, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जैसे ये आप कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर, हमास की लीडरशिप मार कर, इस्माइल हानिया, हसन नसरुल्लाह, कासम सुलेमानी को शहीद करके और गज़ा को कब्रिस्तान बनाकर अब ईरान का वाहिद हदफ है, इसराइल का वाहिद हदफ है ईरान, और ये आखिरी ख़तरा है। और इस आखिरी ख़तरे का जो मेन ख़तरा है वो जोहरी सलाहियत है। तो अगर छठा जो मुज़ाकराती दौर है वो इस तरह ख़त्म होता है कि डेड लॉक, यानी कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता कि बस ख़त्म हो गया मुज़ाकरात, तो फिर मुझे लगता है कि अच्छा, ये जो आप लोग कह रहे हैं ना कि ये जो आप लोग कह रहे हैं ना कि मुज़ाकरात से सबको जोड़े हैं, ये मोटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैसल, क्या आपको लगता है ईरान का फिर रिएक्शन क्या होगा? अगर इस तरह से ब्लैकमेल करने के लिए सारी की सारी बात हो रही है, ईरान घुटने टेक देगा, डील कर लेगा इस ब्लैकमेलिंग के नतीजे में, या फिर ईरान रिटेलिएट करेगा और उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि मैं डील नहीं करता और रिस्पॉन्स उसका सख्त होगा? देखिए, ये एक अपहिल बैटल है और इसमें वो जीतेगा जो सबसे लंबी रेस का घोड़ा है, और इस लड़ाई में लंबी रेस का घोड़ा ईरान है। इसराइल के पास वक्त बहुत कम है क्योंकि अक्टूबर में और अप्रैल में उसने S-34, S-300 उनके एयर डिफेंसेस को तबाह कर दिया था। अब उसके पास छोटी सी एक विंडो है चंद महीने की, जब तक ईरान अपने डिफेंसेस रिपेयर नहीं कर लेता तब तक उसके पास टाइम है कि वो जितना जल्दी हो सके एक डिसाइसिव अटैक कर ले। जैसे ही अगले चंद महीनों में ईरान ने अपने डिफेंसेस को फिल कर लिया, फिर ये विंडो ख़त्म हो जाएगी या फिर और छोटी हो जाएगी, कम से कम ये कि वो विंडो नैरो हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि मैंने
हिस्ट्री का आपके सामने रख के बताया कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ईरान को एटमी सलाहियत हासिल करने दें, वो यूरेनियम को वेपन ग्रेड तक जाने दें। इस वक्त जितना 60% जो 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 वो इनरिच कर चुका है, उसका मतलब ये है कि एक स्मॉल एटॉमिक बम तो वो बना सकता है इस यूरेनियम के साथ भी। तो दे आर स्टिल ऑन द पॉइंट कि जहां पर उनके पास एक एटमी सलाहियत है, 90 तक जाएंगे तो वो सलाहियत स्मार्ट हो जाएगी। अच्छा, ईरान को अब रोकना नामुमकिन है, ये भी आप लिख लें बात, क्योंकि अगर 20% से ऊपर कोई मुल्क चला जाता है तो उसका मतलब है कि उसके साइंसदान, उसके स्टूडेंट्स, उसके पास कैपेबिलिटी, उसकी लेबॉर्ट्रीज इस हद तक आ गई हैं कि अब आप उसको कुछ भी कर दें, अब वो दोबारा इस मुकाम तक चला जाएगा। हाँ, उसको चंद साल और लगेंगे, लेकिन वो दोबारा इनरिचमेंट कर लेगा। अगर ईरान को रोकना है तो इनको रजीम चेंज करना पड़ेगी, उसके ऊपर कब्जा करना पड़ेगा और उसके ऊपर हैवी बम्बारमेंट और बहुत ज़्यादा बड़े हमले करने पड़ेंगे, जिसके लिए कि हथियार इसराइल के पास नहीं हैं। इसराइल के पास जो हथियार हैं वो F-35 के ज़रिए या अपने मिसाइलों के ज़रिए अगर अटैक करता है तो उसके पास तो, इन तैयारों के पास तो इतना फ्यूल ही नहीं है कि वो ईरान तक आकर वापस भी जा सके। अच्छा। क्योंकि F-35 की भी हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1000 किलोमीटर तक रिफ्यूलिंग के बगैर चले जाएंगे। लेकिन ईरान के तेहरान के पास आके अगर वो बमिंग करने का प्लान करते हैं, या आप छोड़ें वो इराक में रहकर भी इसके ऊपर बमिंग करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले किया था, तो वो भी 1000 किलोमीटर दूर है। तो 1000 किलोमीटर आना और फिर वापस जाना, तो इतना तो उनके पास फ्यूल ही नहीं है, वो रिफ्यूलिंग के बगैर। यानी सादा अल्फाज में आप ये कहना चाह रहे हैं इसराइल बमुकाबला ईरान, तो इसराइल का पलड़ा भारी नहीं होगा। ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत को परमानेंटली डिस्ट्रॉय अब नहीं कर सकता। जिस जगह पर ईरान है उसके लिए कब्जा चाहिए ईरान के ऊपर, उसके लिए अमेरिका की मदद चाहिए और बहुत लंबे अरसे के लिए चाहिए, ताकि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो स्टूडेंट्स, वो साइंसदान, वो लेबॉर्ट्रीज मुकम्मल तबाह की जाएं। ऐसा इतना आसान नहीं है, लेकिन वो एक अटेम्प्ट इस स्मॉल विंडो में ज़रूर करेंगे जब तक ईरान अपने डिफेंसेस रिपेयर करता है। और एक बात और हमें जहन में रखना चाहिए बतौर पाकिस्तानी, अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया जितनी भी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। और ये आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ईरान जो इसराइल को क्वालिटेटिव एज लेकर देना है मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट के एज पर हम बैठे हैं और हमें ये समझा जाता है कि हम अरबों के और मुसलमानों की एक ताकत हैं, अरबों के साथी हैं, अगर फारस के नहीं तो अरबों के तो हैं। तो वो इसराइल का जो क्वालिटेटिव एज है वो उनके ख्याल में मुतासिर होगा। अच्छा, और वो इसके लिए आएंगे, ये खतरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लाजमी होगा, लेकिन देखिए जब कौमें अपना डिफेंस तैयार करती हैं तो वो दूसरे की नीयत नहीं। चले, आई गेट योर पॉइंट। मेरा ख्याल है इसको हम किसी और दिन के लिए रख लेते हैं, ये एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। बताइएगा, ये अगर खदशा मौजूद है और आप समझते हैं बहुत रियल है कि इसराइल वर्सेस ईरान हो, लेकिन आप समझते हैं कि इसराइल के पास कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन हमने तो पीछे देखा और सुना भी। एक सेकंड प्लीज, मैं फैसल से सवाल करना चाहती हूँ। हमने पीछे देखा कि किस तरह से बड़ी फाइन उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने वेपनरी इस्तेमाल करते हुए, इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए प्रिसाइज टारगेट्स इस्तेमाल किए। उनके पास बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी थी, ये दुनिया से ढका छुपा नहीं है। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इतना बड़ा कदम ले और करने की थ्रेट भी दे दे और फिर फॉलो थ्रू ना कर सकता हो, ये सख्त ना हो उसके पास? देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए, एक चीज़ है कि ईरान को परमानेंटली डिसेबल कर देना, क्रिपल कर देना कि वो एटॉमिक सलाहियत वेपन ग्रेड की हासिल ना कर सके, एक बात ये। दूसरी बात ये है कि उसको इतना डैमेज किया जाए कि वो डिले हो जाए, उसका स्मार्ट वेपन जो है वो 10-15 साल डिले हो जाए। डिले इसराइल करने की सलाहियत रखता है, लेकिन परमानेंटली क्या वो ईरान को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। अमेरिका की मदद के साथ रोक सकता है। नहीं सर, लेकिन ये बताएं ना कि डिले भी कितना। आप कह रहे हैं कि वो डिले करने के लिए भी उनको काफ़ी सख्त चाहिए होगी, वो अलोन नहीं कर सकते, अमेरिका के साथ करेंगे, उनके पास इतनी सिंपल सी बात है। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं आपके सामने जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जिन वेपन्स मेरा सर नहीं, एक सेकंड, जाहिर बात है जो भी ऑफेंस करता है इसराइल, ईरान उसका जवाब देगा, राइट? ईरान तो फिर चुप नहीं रहेगा। वो जवाब पर ना आए। अभी तो सिर्फ इसी पर रहे हैं कि ईरान अगर जवाब नहीं भी देता तो क्या, अभी जाहिर है जवाब तो वो देगा, लेकिन आप सिर्फ इस बात को भी नोट करें ना कि 100 मीटर से नीचे जाना और उनको उसकी सलाहियत को परमानेंटली डिसमेंटल करना या टेम्परेरीली भी उसको तबाह करना, उसके लिए जितना प्रिसीजन, जितना हैवी अटैक चाहिए
उतना अकेला इसराइल नहीं कर सकता। छोटी सी बात मैंने आपको बताई कि तो सिर्फ रास्ते में रीफ्यूलिंग के लिए तो अमेरिका की मदद चाहिए। इसराइल के पास सर अगर आपको लगता है कि बहुत लंबा अरसा चाहिए होगा इस तरह के छोटे अटैक्स करके इसराइल को, वो कैपेबिलिटी नहीं रखता, तो फिर उसका जब मोटिव अचीव ही नहीं होगा इमिनेंटली, फिर दूसरी तरफ से ये भी खर्चा है कि ईरान अटैक कर देगा, तो फिर फायदा क्या हुआ इसराइल और अमेरिका को ये सारी की सारी एक्सरसाइज करने का? क्या हासिल होगा? मिलिट्री लॉजिक ऐसे देखिए, मिलिट्री लॉजिक बहुत वक्त इस तरीके से अफेक्ट करती, इस तरीके से ऑपरेट करती है कि अपना फौरी ऑब्जेक्टिव हासिल किया जाए, बाकी बात बाद में देखी जाएगी। ईरान के जो उसके डिफेंसेस तबाह हुए हैं उसमें इसराइल के पास ये ऑप्शन है कि वो एक दफ़ा ईरान को रोक ले 10-15 साल के लिए। वो इस ऑप्शन को, मुझे कोई मिलिट्री लॉजिक समझ नहीं आती कि वो इस ऑप्शन को इस्तेमाल ना करें। मज़र अब्बास आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अभी जब इज़राइल ने ईरान के अंदर फ़लस्तीनी रहनुमा को मारा था, उसके बाद ईरान ने कहा कि हम अपने वक्त पर जवाब लेंगे, लेकिन हमने देखा कि कुछ नहीं हुआ उसके बाद भी। दूसरे ये कि इज़राइल ने हिज़्बुल्लाह को ऑलमोस्ट क्रिपल्ड कर दिया। इस वक्त जो ईरान की जो असल फोर्स बाहर रही है वो हिज़्बुल्लाह रही है। हिज़्बुल्लाह के टॉप कमांडर को उन्होंने मार दिया, और उसके बाद हमने सूरत हाल देखी कि हमास, हिज़्बुल्लाह, ये दोनों रेजिस्टेंस जो पावर्स थी अगेंस्ट इज़राइल, वो कमज़ोर हुई। और उसकी वजह क्या है? हम जब ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो स्ट्राइक करेगा और ईरान पर अगर हमला हुआ, प्रॉब्लम ईरान के साथ ये है कि ईरान आइसोलेशन में खड़ा है इस वक्त। अच्छा, आप बताएं ना, दुनिया की कौन सी कुव्वतें हैं जो ईरान के साथ? सर चाइना टू स्टार्ट ऑफ विद, हमें पता है सऊदीया और ईरान के दरमियान में चाइना ने बड़ा किरदार अदा किया, फिर चाइना आएगा तो रशिया का भी बड़ा किरदार है एंड ऑल ऑफ दैट। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जंग आसान नहीं है। जंग इसीलिए आसान नहीं है क्योंकि सिर्फ फिर ईरान मसला नहीं होगा, फिर जाहिर है चाइना ने बड़ा रोल प्ले किया है ईरान और सऊदी अरब को मिलाने में, ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने में, तो जाहिर है वो अपनी जगह है। लेकिन आप अगर ये देखें कि इज़राइल ने सिर्फ गज़ा में जेनोसाइड नहीं किया, इज़राइल ने चुन चुन कर ईरानियन लीडर्स को भी चुन चुन के टारगेट किया, उनके सपोर्टर्स को भी चुन चुन के टारगेट किया, हमास के भी टॉप लीडर्स को टारगेट किया उन्होंने। तो वो सिर्फ जंग नहीं लड़ रहे, वो दूसरे अंदाज में भी टारगेट कर रहे हैं, और रिटेलिएशन उस तरह हमें नज़र नहीं आ रही। मतलब ईरान ज़रूर ये कहता है, लेकिन हमने देखा कि जो हालात हुए उसमें ईरान प्रैक्टिकली उसकी हमें नज़र नहीं आई। ओके जी।